रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, फिर होता जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं इसको। तो इसमें सल्फाइड आयंस होते हैं एफसीसी पोजीशंस। अगेन सल्फाइड आयन ऑक्यूपाइज एफसीसी पोजीशंस, फिर से मतलब कितने हो जाएंगे 4, एंड जिंक आयन आर एट हाफ या ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 8, आधे मतलब 4। अंडरस्टूड। सो अगेन जो नंबर आएगा वो इक्वल आ रहा है 4Zn 4S, तो फॉर्मूला बन गया ZnS, एंड 4 ZnS आर प्रेजेंट पर एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है। Also the coordination number here will be 4 and 4 because जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है, 4 पार्टिकल्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और सल्फाइड आयन का भी 4। तो जैसे NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 था, यहाँ पे 4:4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 2 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। थर्ड है सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर। सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर इसमें ब्रोमाइड आयन होते हैं ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स। अभी हम देखेंगे भी जो बड़ा कैटायन होता है उसको ज्यादा जगह चाहिए होती। सीजियम आयन इज अ बड़ा कैटायन, बड़े साइज का कैटायन है, उसको ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है। तो उसमें पहली बात तो जगह खाली कर दी, है ना, बड़ी सी जगह छोड़ दी, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर्स पे रखा ब्रोमाइड आयन को। और CS आयन कहाँ प्रेजेंट होता है, एट बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर्स मतलब फिर से वही 1/8 × 8, 1 आ गया, 1 ब्रोमाइड आयन, और बॉडी सेंटर पे एक सीजियम आयन रखा हुआ है, मतलब 1 सीजियम आयन। ठीक है। तो 1 CSBr पर यूनिट सेल, एक सीजियम ब्रोमाइड होता है एक यूनिट सेल में। ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर विल बी 8:8। बॉडी सेंटर पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, सारे कॉर्नर्स में उसको सराउंड किया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। और वैसे भी जितना ज्यादा साइज होगा कैटायन का उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर भी पूछा हुआ है कई बार, डायमंड का नीट में भी और ये भी मेंस में भी। डायमंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल ZnS जैसा होता है। ठीक है, बिल्कुल किसके जैसा, ZnS जैसा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक सल्फाइड में क्या है, जो 4 4:4 है। और आपको पता है डायमंड में भी हर कार्बन के पास साथ 4 कार्बन अटैच होते हैं। ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, है ना, टेट्राहेड्रली लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो सारे के सारी जगह पे जहाँ पे Zn और S है वहां पे डायमंड स्ट्रक्चर में कार्बन होता है, कार्बन ही FCC पे और कार्बन ही हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। समझ में आ रहा है। इसका मतलब कोई अगर आपसे पूछे तो 8 कार्बन एटम्स, है ना, 4 ये 4 ये, 8 कार्बन एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में। अंडरस्टूड। ध्यान रहेगा ये। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगी भाई 12 ग्राम डायमंड है, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन इट, कितना हो जाएगा।
So simple about 12 ग्राम डायमंड मतलब 1 मोल कार्बन एटम्स. 12 ग्राम डायमंड मतलब 1 मोल कार्बन एटम्स. मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12. तो एक यूनिट सेल में 8 कार्बन एटम्स आते हैं. तो 1 मोल कार्बन एटम्स कितने यूनिट सेल में आएंगे? 1/8 मोल यूनिट सेल्स. सिंपल, इस तरह से आ जाएगा. तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जो अपने को पता होनी चाहिए जिंक सल्फाइड. नेक्स्ट है इसमें जो रेडियस रेशियो रूल्स. रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन. और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन सा कैटायन कौन से वॉइड में फिट होगा. कौन सा कैटायन कौन से वॉइड में फिट होगा. बड़े कैटायन को बड़ा वॉइड चाहिए. समझ में आती सब कोई बात. बड़े कैटायन को, जैसे हमने ऊपर देखा सीजियम आयन साइज में बड़ा था, उसको बड़ा वॉइड चाहिए था. ठीक. तो जितना बड़ा कैटायन उतना ज्यादा रेडियस रेशियो और उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर. क्योंकि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितने ज्यादा लोग घेर के खड़े होंगे, उतना साइज बड़ा होगा. तो इसका एक छोटा सा टेबल होता है जो अपने को ध्यान रखना है. रेडियस रेशियो की कुछ वैल्यूज है, कैसे यूज करेंगे उसको अभी देखते हैं. 4 वैल्यूज ध्यान रखनी है, सिंपल सी. रेडियस रेशियो का अगर ये रेंज होता है 0.155 से 0.225, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3. पूरा मैथमेटिकली ज्योमेट्री लगा के आए हैं ये वैल्यूज आई हैं. डेरिवेशन भी होता है इनका, बट अभी तो आपको सीधे याद रख सकते हो. 0.225 से 0.414, दिस रेंज इज इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4. 4 मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड. अगर रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो इस रेंज में आ रहा है, तो वो कैटायन कहाँ फिट होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होगा. ये वैल्यूज आसान है. अगर 0.414 इज √2 - 1 एंड 0.732 इट्स √3 - 1. ये रेंज भी इंपॉर्टेंट है. इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. एंड अगर 0.732 से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा वॉइड सीजियम ब्रोमाइड वाला क्यूबिकल वॉइड. क्या बोलते हैं उसको? क्यूबिकल वॉइड. जैसा शेप बनता है वैसा वॉइड का नाम पड़ जाता है. 8 कॉर्नर्स के बीच में जो वॉइड बनेगा उसको क्यूबिकल वॉइड बोलेंगे. 8 के बीच में जो वॉइड बनेगा उसको क्यूबिकल वॉइड. 6 पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड बनेगा उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड. और 4 पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड बनेगा उसको टेट्राहेड्रल वॉइड. जनरली यही 3 होते हैं हमारे क्यूबिकल में. ठीक है. तो ये हमें कैसे यूज करना है, आपको रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन दे रखा होगा, उसका रेडियस रेशियो निकालेंगे. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि भाई रेडियस ऑफ रुबिडियम आयन इज लेट्स से 140 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ आयोडाइड आयन इज 230 या 220 कुछ पिकोमीटर. 250 कर देते हैं इसको, है ना. तो फाइंड स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका.
ठीक है बच्चों, तो आपको सिर्फ क्या करना है, रेडियस रेशियो निकालना है। इसमें हमारा सबको रेडियस रेशियो निकालना है, रूट रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन 140/250, जो भी आएगा ये 0.56 आ जाएगा। ठीक है, 0.56 किस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है 6 वाली, 6 वाली मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, है ना। तो रुबिडियम आयन विल बी इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड जस्ट लाइक NaCl स्ट्रक्चर, बिल्कुल किसके जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, NaCl स्ट्रक्चर जैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका भी, क्योंकि NaCl में क्या होता है, क्लोराइड आयन FCC में और सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो रेडियस रेशियो की वैल्यूज याद रखनी है ताकि हम स्ट्रक्चर के बारे में बता सकें कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ओके, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल जो रहते हैं मेनली। फिर एक इस टाइप के कि भाई A is at corners and face centers, B is at tetrahedral voids, and C is at octahedral voids. Find stoichiometry of compound. Find stoichiometry of compound. First part. ठीक है, तो बहुत आसान है ये वाला, तो पार्ट में ही कर देता हूँ कि भाई ये है कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे। तो आपको बता बच्चों, कॉर्नर्स का 1/8 × 8 है ना, कंट्रीब्यूशन 1/8 और 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेस सेंटर्स के लिए क्या होता है, 1/2 × 6। अच्छे से याद रखना है रिजल्ट से, 6 फेस सेंटर होते हैं और सबका कंट्रीब्यूशन 1/2। डी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे मतलब 8, सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे मतलब 4। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, A4, बस हमें फॉर्मूला निकालना था, एक यूनिट सेल में जो आ रहा है उसका रेशियो निकाल दें। तो AB/C फॉर्मूला हो गया AB/C। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो हमें सबका नंबर निकाल लिया हमने एक यूनिट सेल में और फिर उसका फॉर्मूला निकाल दिया। अब इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस कि इफ all particles along one body diagonal are removed, हमने सारे पार्टिकल्स एक बॉडी डायगोनल के लॉन्ग जो आ रहे हैं वो रिमूव कर दिए, हटा दिए। फाइंड न्यू स्टोइशियोमेट्री, ट्राई करो एक बार। ठीक है, तो
क्या क्या रिमूव होगा बॉडी डायगोनल से? बॉडी डायगोनल पे एक तो दो कॉर्नर्स जाएंगे, ठीक है, दो कॉर्नर्स आएंगे एक बॉडी डायगोनल पे, वो रिमूव हो जाएंगे, तो कॉर्नर्स बचेंगे 6। फेस सेंटर्स एज इट इज रहेंगे, कोई टच नहीं हुआ फेस सेंटर, तो ये आ गया A15/4। बी है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स दो आते हैं एक बॉडी डायगोनल पे, तो दो चले गए, बचे 6। अंडरस्टूड? कोई डाउट हो तो भाई पूछते रहना। ओके। और सी, सी क्या होते हैं? ऑक्टेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर्स पे। तो एक बॉडी सेंटर जाएगा बॉडी डायगोनल के लॉन्ग, तो सी जो बचेंगे वो 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3। समझ में आ रहा है? 1/4 × 12 एज सेंटर्स वाले सारे बचेंगे, एज सेंटर्स वाले। एनी डाउट एनीवन? दिस फॉर्मूला विल कम आउट टू बी ऐसा कुछ, हम रेशियो सही कर लेंगे, 3 बन जाए, 3 से डिवाइड कर दिया ओवरऑल, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बन गया A5B8C4। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कि हमने पार्टिकल्स एक बॉडी डायगोनल के लॉन्ग जो भी आ रहे हैं वो हटा दिए। क्लियर है क्वेश्चन सबको? हर्ष, मनन, अनन्या, एनी डाउट? Yes, sir, no doubt. Sir, no doubt. If all particles along one body diagonal are removed, ठीक है। नेक्स्ट सोचो आप थर्ड पार्ट इसका, इफ ऑल पार्टिकल्स along one body diagonal plane are removed, find new stoichiometry। बॉडी डायगोनल प्लेन मतलब एक प्लेन जो क्यूब को दो पार्ट में डायगोनली ऑपोजिट, है ना, कॉर्नर्स को, मान लिया इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये पूरा प्लेन समझ आ रहा है सबको? इस पूरा प्लेन को, इस पूरे प्लेन के लॉन्ग जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो हमने हटा दिए। अंडरस्टूड एवरीवन? ट्राई करो एक बार, फाइंड न्यू स्टोइचियोमेट्री।
आया बच्चों आंसर इसका? क्या क्या उड़ाएंगे? तो एक ये प्लेन है पूरा, प्लेन पूरे प्लेन पे 4 तो कॉर्नर्स आ जाएंगे, है ना? 4 तो आ जाएंगे भाई कॉर्नर्स, ठीक है। और 2 फेस सेंटर भी आएंगे इस सामने सामने वाले, तो इधर वाला फेस सेंटर ये, और एक सामने वाला। समझ आ रहा है सबको? ये प्लेन समझ में आ गया सबको? इमेजिन करना है थोड़ा सा 3D में। तो कॉर्नर्स गए 4, बचे 4, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8। ऑपोजिट फेस सेंटर्स गए 2, बचे 4, और फेस सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन हाफ। ये इस प्लेन में 4 बॉडी डायगोनल आएंगे, तो सॉरी 2 बॉडी डायगोनल आएंगे, तो 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स जाएंगे, 4 बचेंगे, है ना? पूछने कोई डाउट हो तो। और 2 एज सेंटर्स जाएंगे साथ में बॉडी सेंटर, 2 एज सेंटर्स भी जाएंगे। ऑलराइट, सो एज सेंटर्स बचे 10, 12 एजेस में से 10 बचे, ठीक है। बताओ भाई कोई डाउट? ये बचे, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की हटा दिया वो हटा दिया, बहुत सिंपल से 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। सबको एक क्वेश्चन ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, 4th क्वेश्चन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन 4 ट्राई करो, आ रही है बस? आ रही हो बस? Yes, sir. क्वेश्चन 4 ट्राई करो। तो ये जो इसमें क्या करना है अपने को, M1 occupies 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, 50% मतलब 2, है ना? और 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड मतलब 1/8 मतलब 1, एक टेट्राहेड्रल वर्ड और 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो 2 M1 है और 1 M2 है बस। उसके बाद आपको चार्ज बैलेंस करना है। क्या करना है? चार्ज बैलेंस। समझ में आ रहा है? चार्ज बैलेंस से हमें निकालने कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा M1 और M2 का। ऑक्साइड आयन CCP यानी कि FCC में, तो ऑक्साइड आयन है ना O-2, कितने हो गए? 4 हो गए। तो टोटल एनायन का चार्ज आ गया -8, उतना ही कैटायन का भी आना चाहिए +8। समझ में आ गया बच्चों सबको? कोई दिक्कत? तो 2 M1 और 1 M2 और टोटल चार्ज बनाना है हमने 8।
8 कितना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, 2 इंटू प्लस 3 प्लस 1 इंटू, नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 2 जा 4, हाँ डी ऑप्शन, 2 2 जा 4 और 4 8। ठीक है, समझ में आया भी सबको? मनन, हर्ष, Yes, sir. तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। 2 M1 और 1 M2, चार्ज मिला के 8 होना चाहिए बस, तो डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस टाइप के आसान सा और लॉजिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर बस इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? वो डिफेक्ट्स, थ्योरेटिकल पार्ट। सारे पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं। डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स आप लोगों को थ्योरेटिकली सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, फिर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें स्टोइशियोमेट्री of compound do not change, stoichiometry of compound do not change, remain constant, ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ऑलराइट, वैकेंसी डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये कुछ नाम है और बेसिकली ये क्या है? ये हमारे जो दो इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकी और फ्रेंकल, उन्हीं के टाइप्स है। वो इन्हीं के टाइप्स है, मतलब वो अभी आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। शॉर्टकी और फ्रेंकल है ना, दो मेन टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स रहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों कि गायब हो जाते हैं एनायंस और कैटायंस, प्रोपोर्शनेट नंबर में गायब होते हैं लैटिस से। ठीक है, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, NaCl में जितने क्लोराइड आयन जाएंगे उतने ही सोडियम आयन भी वहां से चले जाएंगे, है ना। इक्वल नंबर ऑफ Na और Cl गायब हो गए वहां से, तो फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, NaCl ही रहा फॉर्मूला, क्योंकि जितने Na पहले थे उतने ही है ना, मतलब जितने Na है उतने ही Cl अभी भी है। अंडरस्टूड? स्टोइशियोमेट्री सेम रही। क्लियर है सबको? ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। इनमें क्या हो जाती है? डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आयंस मिस तो हो ही रहे हैं लैटिस से, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ कंपाउंड या सॉलिड डिक्रीजेस ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज कम हो जाती है शॉर्टकी डिफेक्ट में। ये ऐसे सॉलिड्स में होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है, ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स में होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट में अपनी जगह ना होके इंटरस्टिशियल साइड्स पे होते हैं, तो आयंस आर नॉट प्रेजेंट एट देयर लैटिस पॉइंट्स बट एट इंटरस्टिशियल साइट्स। अपनी जगह ना होके दूसरी किसी पॉइंट पे होने का मतलब होता है इंटरस्टिशियल साइट्स पे होना। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक स्टोरी से समझा देता हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि जैसे NaCl है, उसमें सोडियम आयन कहाँ बैठा हुआ है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो उसको हमने हीट किया, हीट करने पे आयंस थोड़ा हिलने डुलने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं तो उनको जगह कम पड़ती है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था वो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बड़ा कोई वॉइड था नहीं FCC में, तो वो बाहर आ गए। कहाँ आ गए? बाहर, लैटिस से बाहर आ गए, उनको जगह कम पड़ने लगी हुई, तो वो उठ के कहाँ आ गए? बाहर आ गए, और अपने साथ क्लोराइड का भी हाथ पकड़ के ले आया कि भाई, है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए सॉलिड को इक्वल नंबर ऑफ Na और Cl बाहर आ गए। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम था, जैसे ZnS है, उसमें जिंक आयन कहाँ पे थे? टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट थे, तो उनके पास एक और ऑप्शन था, जब उनको जगह कम पड़ने लगी टेट्राहेड्रल वॉइड में,
तो उनके पास और दूसरा ऑप्शन था ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाके बैठ गए। कहाँ जाके बैठ गए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो छोटा वॉइड छोड़ के बड़े वॉइड में जाके बैठ गए। ठीक, तो है तो लेटिस के अंदर ही, लेकिन अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे नहीं है, इंटरस्टिशियल साइड्स पे। तो ऐसे में क्या बोल देते हैं हम भाई? फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। कौन सा डिफेक्ट हो गया? फ्रैंकल। समझ में आ गया? तो फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ होगा? जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर छोटा है, छोटे वॉइड्स में बैठे हुए हैं कैटायंस, छोटे साइज के कैटायंस से। और शॉर्ट की डिफेक्ट वहां होगा जहां कैटायंस का साइज बड़ा है, ऑलरेडी वो बड़े कोऑर्डिनेशन नंबर में बैठे हुए हैं, बड़े वॉइड में बैठे हुए हैं। समझ में आ गई बात? फ्रैंकल में डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो शॉर्ट की होता है बड़े कोऑर्डिनेशन नंबर, NaCl, CSBr एक्सेट्रा। फ्रैंकल होता है जनरली छोटे कोऑर्डिनेशन नंबर, ZnS, AgCl एक्सेट्रा। और एक आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है AgBr याद रखना है, जिसमें दोनों डिफेक्ट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड। बोथ डिफेक्ट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये चीज है। शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कुछ 10 की पावर 5 शॉर्ट की पेयर्स, मतलब इतने गायब होते हैं पर 10 की पावर 22, यानी कि 1 in 10 की पावर 17, इतना सच शॉर्ट की डिफेक्ट होता है बस। मतलब 10 की पावर 22 में से कुछ 10 की पावर 5 Na और Cl उठ के चले जाते हैं, इतने पेयर्स गायब होते हैं। समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 की पावर 17 में से एक, इतने रेशियो का, इतना रफली इतना शॉर्ट की डिफेक्ट जनरली देखा जाता है। क्लियर? डेंसिटी में कोई बात बहुत खास फर्क नहीं पड़ता, 4 ग्राम पर सीसी से 3.99 ग्राम पर सीसी हो जाएगी फॉर एग्जांपल। समझ में आ रहा है बच्चों सबको मेरी बात? कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? तो ये सब कहानियां आपको ध्यान रखनी है, ठीक है आर्यन? ऑल दीज स्टोरीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये कहाँ पे? जहाँ पे कैटायंस आर लार्जर इन साइज। ये कहाँ पे? जहाँ पे कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज। ये सब इसके बीच में डिफरेंस है। इन सभी डिफरेंस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और दोबारा भी आता है। ठीक, यही सब कहानियां इन्हीं पे आना है क्वेश्चन, वही अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, तो एक तरह से हमारा जो ये शॉर्ट की डिफेक्ट है, ये एक तरह से वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब वहां से गायब हो गए पार्टिकल्स, ठीक है? और फ्रैंकल हमारा एक तरह से डिसलोकेशन डिफेक्ट का एग्जांपल है। डिसलोकेशन मतलब अपनी लोकेशन पे ना होकर दूसरी की लोकेशन पे बैठे हो, राइट? फिर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाएगी। इसके दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स का होता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल कम हो जाता है, फिर एक बार मेटल ज्यादा हो जाएगा, अनइक्वल नंबर हो जाएगा ना। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का एग्जांपल ये होते हैं। ये किस वजह से होता है? ये वेरिएबल वैलेंसी की वजह से ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कुछ Fe+2 की जगह कुछ Fe+3 भी आ जाते हैं, है ना? और Fe+2 की जगह जब Fe+3 आएगा तो ज्यादा Fe+2 की जगह कम Fe+3 आएगा। चार्ज जरूर बैलेंस रहेगा हमेशा सब में, और इस वजह से नंबर क्या हो जाएगा? मेटल का कम हो जाएगा। नंबर मेटल का क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, ठीक है? तो Fe.94O में फाइंड करना है हमें परसेंटेज ऑफ Fe2। ये Fe+2 ये कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है, हर जगह आता है, मेंस में भी आता है। तो चार्ज बैलेंस से हम निकाल लेते हैं। 94 आयरन है, 94 आयरन में से X Fe+2 है लेट्स से, और 94 माइनस X Fe+3 है। बात समझ रही है? चार्ज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन। तो कैटायन पे चार्ज X तो Fe+2 है, 94 माइनस X Fe+3 है।
चार्ज बैलेंस का फंडा यहाँ पे लगेगा और कैटायन एनायन पे चार्ज कितना 100 ऑक्साइड आयन। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया सबको? तो दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक ही बस ये क्वेश्चन बहुत आसान सा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो है ना, शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है एजीबीआर, सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे इससे, इसमें एजीबीआर। दूसरा जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज्यादा हो जाएगा, उसके भी दो टाइप के, वो भी दो टाइप का है फर्दर। एक तो है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, उसमें आपने पढ़ा होगा फारवे सेंटर्स का फंडा आ जाएगा कि भाई जब हम NaCl को, है ना, NaCl व्हाइट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जब हम सोडियम में इसको हीट करते हैं तो येलो कलर दिखाने लगता है। सारे के सारे एल्कली हैलाइड्स, एल्कली मेटल हैलाइड्स ये वाला डिफेक्ट दिखाते हैं। लिथियम क्लोराइड लिथियम के साथ हीट करने पे पिंक कलर, और पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम के साथ हीट करने पे वॉयलेट कलर शो करता है। तो क्या रीजन होता है इसका कि, है ना, क्लोराइड आयन उठ के बाहर आ जाता है जब हम हीट करते हैं, तो क्लोराइड आयन अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाता है सोडियम के साथ बॉन्डिंग करने और आयनिक बॉन्ड बनाने, और अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ आता है। क्या छोड़ आता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो सोडियम जो ऑक्सीडाइज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाके इस जगह पे बैठ जाता है जहां से क्लोराइड उठ के आया है। तो न्यूट्रल तो रहेगा लेकिन क्लोराइड बाहर आ गए, क्लोराइड कम हो गए तो मेटल क्या हो गया? एक्सेस में हो गया, मेटल ज्यादा हो गया। समझ आ रहा है? इनको क्या बोलते हैं? फारबे सेंटर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रीजन फॉर कलर, कलर सेंटर्स और फारबे सेंटर्स इनका नाम पड़ जाता है। फिर तो यहाँ पे रीजन फॉर कलर इज ऑलवेज ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, रीजन फॉर कलर इज ऑलवेज ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है तो कहीं से लाइट पड़ेगी, एनर्जी पड़ेगी तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए कलर शो करेंगे। फारवे सेंटर्स बोलते हैं, कहानी आपने पढ़ी होगी बोर्ड के लिए भी। दूसरा है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। सेम ऊपर फ्रैंकल और शॉर्ट की जैसे फंडा आ रहा है यहाँ पे भी। तो एक जगह ZNO में देखा गया है कि वहां पे एक्स्ट्रा कैटायंस, एक्स्ट्रा जिंक आयन अंदर जाके पड़े होते हैं, तो जिंक ऑक्साइड फिर से व्हाइट एट रूम टेम्परेचर हीट करते हैं उसको। ठीक है, समझ आएगा बच्चों? तो वो ये भी येलो कलर शो करता है जिंक की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं। तो होता क्या है? एक्स्ट्रा कैटायंस अंदर चले जाते हैं along with some electrons। तो ये सब चीजें बच्चों ऑब्जर्व है ना, केमिस्ट्री के ऑब्जर्व, ये सब चीजें देखी गई हैं, ऐसी कहानी की तरह याद रखना है कि ZNO में इस तरह का डिफेक्ट होता है, एक्स्ट्रा कैटायंस अंदर पड़े होते हैं along with some electrons। कलर का रीजन यहाँ पर भी वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कलर विल ऑलवेज बी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ आ रही है? कहानी सबको आपने सब पढ़ा हुआ ही होगा ये, तो आपको ये सारी चीजें बस थोड़ा सा रिवाइज में कि थियोरेटिकली करा दें, ताकि, क्योंकि क्वेश्चंस तो इस पे यही सब डायरेक्ट आएंगे, इस पे क्वेश्चंस तो इतने कुछ खास बनते ही नहीं है सॉलिड स्टेट चैप्टर पे, डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स
ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में बच्चों क्या, तो इम्प्योरिटी कई बार हम ऐड भी करते हैं टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इम्प्योरिटी ऐड करने को क्या बोलते हैं, डोपिंग, है ना। तो एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। कई बार डोपिंग किस लिए की जाती है, टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम NaCl को क्रिस्टलाइज करा रहे होते हैं तो साथ में SrCl2 भी ऐड कर देते हैं, और NaCl is doped with SrCl2, some SrCl2। क्या फायदा है वो होगा इससे, जो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। NaCl की अगर तगड़ी पैकिंग रहेगी, स्ट्रॉन्ग पैकिंग रहेगी, तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। हमने उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी, डिफेक्ट क्रिएट कर दिया। डिफेक्ट क्रिएट कर देंगे तो पैकिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखना कैसे एक सोडियम आयन, एक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। न्यूट्रल रखने के लिए कितनों को रिप्लेस करेगा, 2 सोडियम आयन को। ठीक है, सबको याद है ये स्टोरी। तो 1 स्ट्रोंशियम आयन विल रिप्लेस 2 सोडियम आयन। तो एक की जगह पे तो जाके बैठ जाएगा और एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एंड क्रिएट 1, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव वैकेंसी या पॉजिटिव होल, कैटायनिक होल, कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, तो कैटायनिक वैकेंसी या पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, और फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा भी डिफेक्ट आया तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का चांस बढ़ जाता है। समझ में आ गई सबको बात? ठीक, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि भाई 10⁻³ मोल % SrCl2 doped in NaCl, find number of cationic vacancies, find concentration of cationic vacancies। तो सिंपल सा फंडा है, जितने Sr+2 होंगे उतनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। एक Sr+2 से एक कैटायनिक वैकेंसी। तो 10⁻³ मोल % मतलब 10⁻³ मोल इन 100 मोल NaCl। तो एक मोल में कितना हो गया, 10⁻⁵ मोल हो गया। स्टैंडर्ड तरीका है निकालने का। ठीक है, और जितने SrCl2 आए उतनी ही कैटायनिक वैकेंसीज होगी। 10⁻⁵ मोल कैटायनिक वैकेंसीज इन 1 मोल NaCl। अगर कोई ट्राइवेलेंट कैटायन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्राइवेलेंट कैटायन को डोप करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो कितने Na को रिप्लेस करेगा, 3 Na को। और कैटायनिक वैकेंसी कितनी बनेगी, 2 कैटायनिक वैकेंसी बनेगी। एक की जगह तो जाके बैठ जाएगा और 2 जगह खाली रह जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ट्राइवेलेंट डालने पे जो कैटायनिक वैकेंसीज बनेंगी वो डबल आएंगी। जितने ट्राइवेलेंट आप कैटायन डालोगे उसके डबल कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ये स्टोरी भी समझ में आ गई आप लोगों को? बस ठीक है, और फिर आपको पता ही भैया, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जब हम इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, है ना। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तगड़ी बॉन्डिंग होती है इनकी, सिलिकॉन 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 सब आपस में बॉन्डेड है। लेकिन हमने इसमें कुछ क्या ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल कुछ आर्सेनिक ऐड कर दिया। आर्सेनिक क्या है, ग्रुप 15 की इंप्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5, सिलिकॉन के पास 4। तो 4 तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमें हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा।
ठीक है, तो जानबूझ के ये सब इम्प्योरिटीज डोप की जाती है जगह टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सब आपको पता है स्टोरी, समझ में आ रही वही बात सबको। तो उनको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप में हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी या 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन में गैलियम या इंडियम ऐड कर देंगे। ठीक है, गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। क्या एक क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव होल। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे ही बॉन्डिंग वीक पड़ी या कैटायनिक या एनायनिक होल क्रिएट हुआ, वैसे ही हमारी जो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो समझ आगे सबको स्टोरी भी। ये सारी स्टोरीज मैंने मोस्टली कवर कर दी है इसकी थ्योरेटिकल, है ना। और बताओ, ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, डायनामैग्नेटिक तो पता ही आपको। पैरामैग्नेटिक कौन? जो वीकली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो पैरामैग्नेटिक। डायनामैग्नेटिक जो वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एंड कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, और उनको परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आयरन हो गया आपका, कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड एज वेल। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, इनको आप मैग्नेट के साथ रखोगे तो ये भी, इनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इनके जो सारे छोटे छोटे आयंस होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, सबका मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कराने से सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, दे ऑल अलाइन इन सेम डायरेक्शन। एंटी फेरोमैग्नेटिक, उसमें अनइक्वल नंबर पे आ जाएंगे, मतलब इक्वल नंबर पे अलाइन हो जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल। कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनको मैग्नेटिक फील्ड में। और लास्ट जो याद रखना है, जो आपको फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक में ये जो होते हैं अलाइन, ये अनइक्वल नंबर में। किसमें? अनइक्वल नंबर में। सो they are also, they are again weakly attracted in magnetic field. इसका कॉमन एग्जांपल Fe3O4 फेरी मैग्नेटिक का। ठीक है, समझ आ रहा है? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना आप लोग कि ये जो इनकी टाइनी मैग्नेट्स बन गई, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स बन जाते हैं। मतलब जब हम इसको, जब ये सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हीट कर देंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो मतलब इनकी मैग्नेट्स तो हैं ही, तो ये जब हम इनको हीट कर देंगे तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे, सबके सब क्या बन जाएंगे? पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। ठीक है, तो Fe3O4 के बारे में लिखा हुआ भी है एट 850 केल्विन, है ना। वैसे तो ये फेरीमैग्नेटिक है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये 850 केल्विन पे Fe3O4 बिकम्स पैरामैग्नेटिक। याद रखना है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? ठीक है।
ओके, तो ये सारा बोरिंग सा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कवर हो गया। आई गेस नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे? इलेक्ट्रो हो गया है, इलेक्ट्रो हो गया ना, हाँ। लिक्विड हो गया था, हाँ लिक्विड भी हो गया था, और काइनेटिक्स हो गया और सॉलिड हो गया। अच्छा, 4 ये चैप्टर्स हमारे 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सरफेस केमिस्ट्री और खत्म करके इसका फिर 11th की फिजिकल करेंगे, ठीक है। 11th की फिजिकल करेंगे, फिर पूरा ऑर्गेनिक एक साथ स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, चलो बाय। समझ आया सबको? कोई डाउट इसमें पूछ लो, कुछ पूछना हो तो किसी को। कहानियां क्लियर हैं सब? मनन, हर्ष, वृत्ति, सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे? अंशुल, अनन्या, समझ आ रही बात? Yes, sir.